हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा और बिहार एसएससी मेंस के लिए मॉक टेस्ट सेट नंबर 4। इसमें आपको 50 एमसीक्यू देखने को मिलता है। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 3 सेट को नहीं सॉल्व किया तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको तीनों वीडियोज़ मिल जाएगी, सभी को ज़रूर देखिए। रही बात PDF की, तो इस PDF को आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर पाएंगे, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो के साथ एंड तक आप बने रहिए। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किस यामयोत्तर या फिर देशांतर को भारत का मानक यामयोत्तर भी कहा जाता है। तो कभी कभी देशांतर ना लिख करके सिर्फ और सिर्फ यामयोत्तर लिखेगा तो आप समझ जाना किस यामयोत्तर को भारत का मानक यामयोत्तर कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमें इंडिया की ये थोड़ा सा मैप अगर ड्रॉ करूँ हम, तो हम जानते हैं जो लाइन गुजरता है कुछ इस तरह से गुजरता है। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर इंडिया हमारा कहाँ पर पड़ता है, कुछ इस तरह से पढ़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ईस्ट की तरफ हो रहा है ना, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और प्रश्न ये पूछा था कि ये जो आप देख रहे हैं लाइन गुजर रहा है वो कहाँ से गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है। तो टोटल कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, तो टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। याद रखने के लिए यू कॉमा याद रखिए, यू कॉमा। अब ये 5 राज्य में यू कॉमा क्या है, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, एम से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जब ये लाइन गुजरेगा तो आप ये मत समझना कि महाराष्ट्र इधर है, महाराष्ट्र इधर रहता है जबकि एमपी आपका बीच में इधर से पड़ता है। तो एमपी से होकर के गुजरता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यू कॉमा याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मेघदूत जो है वो पुस्तक किसने लिखी है। मेघदूत पुस्तक को किसने लिखा, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कालिदास। बिल्कुल करेक्ट होगा कालिदास, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। कालिदास का संबंध किस शासक के दरबार से, आप लोग कमेंट करिए। कालिदास के बचपन का जो नाम था वो राम बोला था। कालिदास के बचपन का नाम राम बोला था। इनकी 3 नाटक जो कि इस तरह से अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम और मालविकाग्निमित्रम, ये बहुत बार पूछा गया। एसआई ने खुद इस जो कि शायद 1717 में एसआई ने पूछा था। और अभिज्ञान शकुंतलम आपको याद रखना। 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। साथ ही साथ 2 काव्य खंड है, खंड काव्य मेघदूत और ऋतुसंहार। तो ये सभी इन्हीं की रचना है, आप इनको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में हिमालय की सीमा में रसद संचालन करने के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया। मानव रहित हवाई वाहन को विकसित किया है किसने, डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। डीआरडीओ का गठन जो हुआ था वो 1958 को किया गया था, 1958 को किया गया था। अब आपकी बारी है कि डीआरडीओ के संबंध में जो भी पॉइंट्स आपको पता हो आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। चलिए इसके बाद है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने लेख आते हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने लेख आते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार की बात की गई है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, जिसमें हमारा पहला आता है समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 के अंतर्गत देखते हैं। 14 से 18 के अंतर्गत, तो 14 से लेकर के 18 आप टोटल 5 देखेंगे। 5 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, समानता या फिर समता का अधिकार, ऑप्शन सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। एक होता है रबी की फसल, एक होता है खरीफ की फसल, नकदी फसल, ये सब अलग अलग चीज़ें। कल की मैंने अपने जो टेस्ट वाला व्हाट्सएप पे जो हम लोग का टेस्ट चलता है उसमें आपको यही होमवर्क दिया गया था, खरीफ की फसल। इससे पहले हमने रबी फसल के बारे में आपको बताया था कि रबी फसल पढ़ कर आइएगा। तो खरीफ फसल कौन नहीं है, तो सरसों हम जानते हैं कि रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, सरसों। ध्यान रखिएगा खरीफ की फसल के संदर्भ में कौन कौन से फसल खरीफ के अंतर्गत आता है, जैसे चावल या फिर धान कह सकते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, ये सभी खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल बुआई और कटाई कब की जाती है, तो जूजू नदी याद रख लीजिए, एक ट्रिक है जूजू नदी। जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। आगे बढ़ते हैं।
प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? तो जो वैश्य थे उन्हीं को कहते थे सार्थवा। ऑप्शन सी हो जाएगा सार्थवा। निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किस शासक के लिए किया गया? सतवाहनों के जो सबसे प्रमुख शासक थे, प्रतापी शासक थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी, इन्हीं को कहा जाता है एका ब्राह्मण। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हिल बॉप किसका नाम है? हिल बॉप जो है वो किसका नाम है? हिल बॉप का संबंध हो जाता है पुच्छल तारा से। पुच्छल तारा को कहा जाता है हिल बॉप। ठीक है, हिल बॉप। नेक्स्ट वन कि लार में युक्त पाचक एंजाइम लार एमाइलेज से किसका पाचन शुरू होता है? एमाइलेज से किसका पाचन शुरू होता है? एमाइलेज से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन जो कि स्टार्ट किया गया था 1942 में, 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त से आपका ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 से ये स्टार्ट हो गया। और इस वक्त शासक कौन थे, यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था और महात्मा गांधी ने ही इसी में नारा दिया था, करो या मरो का। करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था। और ये जो किसकी प्रतिक्रिया में शुरू हुआ था? तो क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, क्रिप्स प्रस्ताव। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अल्लाह रखा कुरैशी। अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें हम लोग अल्लाह रखा के नाम से भी जानते हैं, अल्लाह रखा के नाम से जानते हैं, एक भारतीय विद है। तो एक भारतीय वादक है, अगर बात करें तो इनका संबंध हो जाता है तबला से। तबला बजाते हैं। अल्लाह रखा का संबंध तबला से। और साथ में कुछ फेमस है जैसे कि हो गया गुदई महाराज, और याद रखेंगे हम लोग जाकिर हुसैन, ये सब तबला वादक थे। तो कुछ कोई नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अल्लाह रखा का हो गया अहमद जान थिरकवाह याद रखना है, उस्ताद जाकिर हुसैन याद रखिए, किशन महाराज, गुदई महाराज और कंडे महाराज, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि तबला वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि कौन गैर सदस्य जो लोकसभा की चर्चा में भाग ले सकता है? लोकसभा की चर्चा में भाग ले सकते हैं वो कौन है? जो कि इसके सदस्य नहीं होते लेकिन फिर भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी ऑप्शन सी। इनका संबंध अनुच्छेद 76 के बारे में आप जानते हैं, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है लेकिन वह लोकसभा की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है, तो ये ध्यान रखना है। भारतीय न्यायपालिका भारतीय विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। ये तो आप सभी को पता है कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है। इसलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो लोकसभा की चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। साथ में भारत के जो महान्यायवादी हैं, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक वकील होता है। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के फर्स्ट के तहत नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर वो पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा तक वो पद पर बने रहेंगे। वह संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वहाँ मतदान करने का अधिकार इनको नहीं होता है। किन की बात की जा रही है? महान्यायवादी की बात की जा रही है। इसके बाद अगला है कि पंचायती राज प्रणाली का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित करता है? पंचायती राज प्रणाली का मूल जो उद्देश्य है वो विकास में लोगों की भागीदारी के साथ साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। तो 1 और 3 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट वन है कि रैट पॉइजनिंग जिसको हम लोग कृंतकनाशी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? चूहे मारने वाली जो दवाई होती है उसमें जिंक फॉस्फाइड होता है, जिंक फॉस्फाइड होता है, ऑप्शन बी जिंक फॉस्फाइड। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ध्यान से समझिए, भारत के जो हाई कोर्ट हैं यानी अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट हैं उसमें मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, ऑप्शन डी होगा राष्ट्रपति। विश्वव्यापी महामंदी जो किस वर्ष हुई थी? विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो सी बन जाएगा 1929 में, 1929 ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है जो कि किस शहर के पास बनाया गया? अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बताइए कि हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में किस शहर के पास बनाया गया। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर। ठीक है, महानदी पर बनाया गया। तो किस शहर के पास है? तो संबलपुर, उड़ीसा में संबलपुर, ऑप्शन डी बन जाएगा राइट आंसर। अगला है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किससे
यानी कि निम्नलिखित में से किसमें से ह्रास घटा करके ज्ञात की जाती है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो राष्ट्रीय उत्पाद होगा वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा करके निकाला जाता है। तो यहाँ पे सी बन जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में गर्म मौसम के स्थानीय तूफान फसलों की वृद्धि में सहायता करते हैं। निम्नलिखित स्थानीय तूफानों में से कौन सा नाम अपने क्षेत्र के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पे कौन गलत तरीके से मैच किया गया? देखिए, आम्र जो वर्षा होता है वो कर्नाटक से संबंध है, बिल्कुल सही। बौर वर्षा की बात करें तो बौर ये केरल के साथ संबंध है, ये भी सही है। लू बिहार और उत्तर प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही। साथ ही साथ काल वैसाखी की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के साथ होगा, ना कि तमिलनाडु। तो ये हमारा गलत है, बाकी सब सही था। तो डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायो माइनिंग क्या है? ध्यान से सब पढ़िए क्वेश्चन को कि बायो माइनिंग क्या होता है। बायो माइनिंग क्या होता है? उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो यार एक लाइक तो बनता है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे पहली बार अगर आए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बायो माइनिंग जो होता है वो यह चट्टान या फिर अयस्कों या फिर खदानों से धातुओं को निकालने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की एक प्रक्रिया होती है, इसी को बायो माइनिंग कहा जाता है। अगला है कि अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच स्थित पठार कौन सा है? अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच स्थित पठार बताइए कि कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच स्थित पठार को मालवा के पठार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी होगा, मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अंबेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शशि थरूर। शशि थरूर, ऑप्शन डी, शशि थरूर। तो इनकी देखिए और भी रचनाएं हैं शशि थरूर की, जो कि बहुत बार पेपर में देखने को मिलता रहता है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाई आई एम अ हिंदू, ये भी याद रखना है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये याद रखना है। द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये याद रखिए। और साथ ही साथ केरला गॉड्स ऑन कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट और लास्ट तो आपको याद रखना ही है, और सेकेंड वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव जो उत्तराखंड में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव उत्तराखंड में है? तो फूलदेई का संबंध उत्तराखंड से होगा। नुआखाई उड़ीसा के साथ, विशु केरल और ढोल यात्रा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया कि देखिए नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा का फसल महोत्सव है, विशु केरल में एक नए साल का महोत्सव है, जबकि ढोल यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया गया रंगों का एक महोत्सव है। तो ये तीनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? बताइए कि किसकी सिफारिशों पर? तो संघीय वित्त मंत्री के सिफारिश पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता प्रदान कर दी है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध यहाँ पे करेक्ट होगा। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो ध्यान दीजिएगा कि बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर, बिहार के जो बक्सर नगर है, इसके आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बनारस के राजा बलवंत सिंह तथा मुगल शासक बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना कंपनी से लड़ रही थी, जिसमें विजय हुए कौन? तो अंग्रेजों का विजय हुआ था, हेक्टर मुनरो इसमें विजयी रहे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जिसे हम लोग गुलामों के गुलाम के नाम से जानते हैं, इल्तुतमिश। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को इसने पूरा कराया था। साथ ही साथ तुर्कान ए चहलगानी को इसने स्थापित किया था, जो कि 40 सरदारों का संगठन हुआ करता था। नेक्स्ट वन है कि जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जानते हैं? जैन साहित्य को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं, जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था?
तो निम्नलिखित में से किस वंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो बस आप देख करके समझ जाएंगे, चालुक्यों का संबंध जो है, चालुक्य, पल्लव, चोल, ये सब दक्षिण भारत से संबंध शासक थे। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आपको जानना है वो हम सबसे पहले देखते हैं। जैसे चालुक्य वंश की जो स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 में की थी। पुलकेशिन प्रथम ने वतापी, जो कि कर्नाटक के बालाकोट जिले में आधुनिक बादामी, को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। पुलकेशिन प्रथम और उसके वंशजों को बादामी के चालुक्य कहा जाता है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जो हुआ वो पुलकेशिन द्वितीय हुआ। कीर्तिवर्मन पुलकेशिन द्वितीय जो था वो ध्यान रखिएगा, इस जो कि इस वंश का सबसे महान शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय, चालुक्यों के शासकों में अंतिम शासक था, अंतिम था, यानी चालुक्यों का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय। वह राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंतिदुर्र से पराजित हुआ था। यानी कि यहाँ से एक और प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? दंतिदुर्र, और इनकी राजधानी मन्याखेत हुआ करती थी। पदकल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर चालुक्यों का सबसे प्रमुख मंदिर परिसर है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी की बात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में यहाँ पे दो कथन दिए गए, दोनों को पढ़िए और बताइए कि क्या सही होगा। तो पहला है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। बिल्कुल सही है, नगद वेतन देने की जो प्रथा थी स्टार्ट की अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा भी इसने स्टार्ट की थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भूराजस्व का अंश फसल के आधे तक यानी 50% तक बढ़ा दिया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही होने की वजह से ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और सिकंदर सानी के नाम से इसको जाना जाता था अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट है कि दक्षिणी मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा है? दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कुमतिकल्ली यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? कुमतिकल्ली का संबंध केरल से संबंध है, ध्यान रखिएगा, केरल में ये जो कि काफ़ी प्रचलित है कुमतिकल्ली। नेक्स्ट वन है कि त्वरण जो होता है वो किसके परिवर्तन के दर के बराबर होता है? तो हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, v-u/t बराबर a होता है। और यहाँ पे क्या होगा? वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं। और त्वरण का जो SI यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर आपने अगर गेस किया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है, एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर बन जाएगा। अधिपादप जो जिनको हम लोग इंग्लिश में एपिफाइट्स कहते हैं, अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होगा? वैसे स्थानों पर उगते हैं या फिर पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होगा कि वर्षा वर्ष भर होती रहती है, मतलब ज़्यादा समय वर्षा ही होती है, वर्षा वाले स्थानों पर ही उगते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, फिलहाल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर के अंतर्गत आता है? शैवाल जो होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र में किस स्तर पर रखा जाएगा? तो शैवालों को उत्पादक के अंतर्गत रखा जाएगा, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके अंतर्गत शैवाल को भी रखा जाता है, ऑप्शन सी उत्पादक के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। गैसों में ध्वनि जो होता है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। हमने याद किया है कि देखिए ध्वनि ध से स्टार्ट हुआ है तो अनुदैर्घ्य में भी ध दिख रहा है, तो ये आपको याद रखना है। जबकि प्रकाश जो होता है वो एक अनुप्रस्थ होता है, तो प्रकाश जैसे प्र होता है, प्र अनुप्रस्थ में भी तो प्र होता है ना, तो ये आपका प्रकाश अनुप्रस्थ होता है जबकि ध्वनि अनुदैर्घ्य होती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को परासर्व तरंगे कहते हैं। गलत है, क्योंकि परासर्व जो होता है वो 20 हर्ट्ज से ऊपर के फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है, तो ये आपका गलत है। 20 हर्ट्ज से कम की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग अपसर्व के नाम से जानते हैं। और हम लोग जो सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकते हैं, जिसे हम लोग ऑडिएबल वेव के नाम से जानते हैं। तो ये आपका गलत है। और उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती है, ये सही है। तो फर्स्ट और थर्ड तो सही है, हमें बताना था सही नहीं है, तो केवल और केवल दो सही नहीं है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारक में कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? बताइए कि किस कारक की कमी अगर होगा तो वहाँ पर वाष्पीकरण की जो दर होगा वो ज़्यादा तेजी से होगा। आर्द्रता, आर्द्रता अगर कम होता है, आर्द्रता कम होगा तो वाष्पीकरण की जो दर होगी वो बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी।
आर्द्रता को किससे मापा जाता है, ये भी आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आर्द्रता को किससे मापते हैं। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों मध्य प्रदेश और निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के बहती है। जो केन नदी है मध्य प्रदेश के साथ साथ किस राज्य से होकर के बहती है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सही आंसर गेस किया है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वन है कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा था। सेवाओं पर कर नामक एक नया संघ सूची में जोड़ा था और ये किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों पर विकसित होती हैं। क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों पर विकसित होती हैं, तो यहाँ पे हम किसे टिक करेंगे, लाल मृदा। लाल मृदा जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत जो सम्मेलन है वो किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो ये आयोजन किया गया था दिल्ली में। दिल्ली करेक्ट आंसर है, दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को हराकर के चालुक्य शासक ने उसे दक्षिण में विस्तार करने से रोका था, और वो शासक कौन था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया नर्मदा नदी के तट पर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्यों का सबसे प्रतापी शासक, सबसे महान शक्तिशाली शासक के रूप में जानते हैं। और हराने के पश्चात चालुक्यों मतलब कि हर्षवर्धन को हराने के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी जिसको दक्षिणापंतेश्वर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला है IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली एक किस्म है। IR-20, तो IR-20 देखिए, अगर हम इसको याद रखना चाहें तो थोड़ा सा सिंपल तरीके से याद रखिए। IR इंडियन राइस, एक्चुअली ये होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता है, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूँ कि IR का मतलब आप इस तरह से याद रखिए कि इंडियन राइस, राइस मतलब चावल, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, और भी बहुत सारे चावल के किस्म होते हैं, जैसे गोविंदो भोग होता है, बासमती आपको पता ही है, माही सुगंधा जो होता है ये भी चावल की किस्म के, तो इनको याद रखिए क्योंकि हमेशा ये रिपीट होते रहते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपका नेशनल पार्क अभ्यारण्य, दूसरी तरफ राज्य दिए गए। तो बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो पहला है कि बांदीपुर नेशनल जो पार्क है वो कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक के अंतर्गत, तो फर्स्ट का 4 के साथ, तो फर्स्ट का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब अगर हम देखते हैं बी का 3, बी का फर्स्ट कौन सही होगा, तो बी हम जानते हैं गिर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, गुजरात के अंतर्गत, तो बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट ऑप्शन सी पे जा सकते हैं। बाकी देख लेते हैं, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में पड़ता है, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में, और रोहला या फिर रेहला कहीं लिखता है, तो रोहला नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, तो सभी को याद रखिए। अगला प्रश्न, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुदेशीय बांध कौन सा है। रावी नदी पर, अच्छा हमने एक ट्रिक आपको बताया बहुत पहले, PV बराबर NRT, आपको पता है ना कि क्या होता है, आदर्श गैस का समीकरण होता है PV बराबर NRT। तो P का मतलब क्या होगा, पोंग बांध व्यास नदी पर, और R का मतलब रावी नदी पर थीन डैम, रावी नदी पर थीन डैम, थीन डैम को ही यहाँ पे रंजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है, तो ये सही आंसर होगा। रावी नदी पर कौन सा, थीन डैम यानी कि रंजीत सागर बांध। चलिए आगे देखते हैं, घूर्णन करती एक मेज पर अचानक एक लड़का आकर के बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा, क्या संरक्षित रहेगा। तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, ऑप्शन सी कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय संवेग। नेक्स्ट वन है, रेडियो का कार्य सिद्धांत आधारित है। अच्छा एक क्वेश्चन आप बताइए कि संवेग का SI यूनिट क्या होता है, क्योंकि ये प्रश्न में पूछा गया ऑलरेडी आपका SI में, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि संवेग का SI यूनिट क्या होता है, कमेंट करिएगा जल्दी से। रेडियो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, चट्टानी स्तरों पर लाइकेंस जो विकसित होता है वो क्या कहलाता है। लाइकेंस देखिए एक प्रकार का प्रदूषण सूचक होता है, ठीक है, और चट्टानी स्तरों पर लाइकेन जो होता है वो विकसित होता है, इसको हम लोग सेक्सिकोल्स के नाम से जानते हैं, सेक्सिकोल्स, ऑप्शन बी सेक्सिकोल्स। नेक्स्ट वन क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो है वो किसने दी है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी है। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी गई थी जोसेफ फ्यूरियर के द्वारा, ऑप्शन डी जोसेफ फ्यूरियर, ऑप्शन डी। और वर्तमान में अगर हम बात करें कि गैस जो होती है तापमान यानी
गैसें तापमान में हो रही वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं और ये वातावरण में मौजूद 6 प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों को देखते हैं। तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और ओजोन। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो जलवाष्प होगा। अगर ऑप्शंस आपके सामने हो कि चारों में से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है, तो वहाँ पे जलवाष्प को टिक करिएगा। अगर जलवाष्प नहीं है तब कार्बन डाइऑक्साइड को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन कि प्राचीन शहर चंपा को बताइए कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी माना जाता था। चंपा जो थी वो किसकी राजधानी थी, तो अंग की राजधानी थी। ठीक है, चंपा अंग की राजधानी थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा, फ्रेंड के साथ शेयर किए होंगे। अगर नहीं किए तो यार कर दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से सही युग्म बताइए कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से सही युग्म कौन सा है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा वो यहाँ पे गलत है, क्योंकि हड़प्पा हम जानते हैं वो रावी नदी पर है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पर, ये बिल्कुल सही है। लोथल भोगवा नदी पर, ये गलत है। और धौलावीरा जो है हम ये गलत कहेंगे, धौलावीरा ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सही आंसर सिर्फ और सिर्फ बी होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अच्छा, धौलावीरा पड़ता कहाँ पर, ये आप लोगों को पता होगा ना। धौलावीरा बताइए तो ये हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी फेमस जो कि स्थल माना जाता था, क्योंकि उन्नत जल प्रबंधन यहाँ से पाए गए। आप लोगों को बताना है कि धौलावीरा एक्चुअली पड़ता कहाँ है, किस स्टेट में पड़ता है, कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी पर है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो यकीन मानिए इसी तरह के आगे के सेट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो आप हम लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।